सो मित्रों, स्वागत है आपका। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डील विथ योर ऑडिटर। ठीक है, आपका जो ऑडिट का सब्जेक्ट है उस ऑडिट के सब्जेक्ट से आपको कैसे डील करना। एज द रिजल्ट्स आर आउट एंड आई सीन वेरियस मैसेजेस टू मी एंड देर आर वेरियस फ्रेंड्स ऑफ माइन हु टोल्ड मी कि कृष्णा प्लीज़ बता दे कि कैसे हम ऑडिट को डील करें, बिकॉज द सेम थिंग्स हैपन विद मी ऑल्सो। मैंने भी ये ऑडिट का फेज है ना वो फेस किया। और देखो, ये सब्जेक्ट का डर ना सबसे ज़्यादा किन लोगों का आता है वो भी मैं आपको टारगेट ऑडियंस बता देता हूँ। वो लोग ना जिनको रट्टा मारना पसंद नहीं है, वो जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना जिनको रट्टा मारना पसंद नहीं, जिनको चीज़ें समझना बहुत पसंद होता है, प्रैक्टिकल चीज़ों में अप्लाई करना बहुत पसंद होता है। बट अगर आप उनको कह दोगे कि ये वर्ड है इसको रट्टा मारो और एज इट इज़ लिखो, उनके लिए वो टफ हो जाता है। बट कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ टफ होती नहीं है, हम थोड़ा उसको ज़्यादा ओवर एग्जैगरेट कर लेते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर वे में डील करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली डील हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। पहला मैं आपको यही बोलूँगा, अगर वीडियो लंबी हो तो होने देना, क्योंकि आज अगर आप इधर 10 मिनट ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका फ्यूचर का टाइम जो वेस्ट होगा ना वो बच जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं ना बेटर इन्वेस्टमेंट बेटर रिटर्न्स, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और जहाँ आप टाइम दोगे वहीं से आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डील विथ CA फाइनल ऑडिट। तो देर आर मे बी अ डिफरेंट सिनारियोज, आइदर यू आर अ फ्रेशर, you have not given an examination till yet, either you have given examination but due to some circumstances you didn't clear the examination, whatever the reason may be, आई एम जस्ट गिविंग यू द वे कि आपको कैसे CA फाइनल ऑडिट को डील करना है। ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया है कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, बट ये वीडियो देख लेना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1, अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो जस्ट आपका रिजल्ट आया था जो भी है, सबसे पहले आप क्या करो, RTI फाइल करो। RTI फाइल मतलब इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2008 या 5 उसका जो भी एक्ट है, आई डोंट नो राइट नाउ, बट 10 रुपीज़ में आप RTI फाइल करो। सबसे पहले आपके सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, तब जाके आपको पता चलेगा आपने लिखा क्या और इंस्टीट्यूट ने मांगा क्या, वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं। और आप कैसे मैच करोगे, एकदम सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है। आपका क्या करना है, सजेस्टेड आंसर लेना है, आपका आंसर लेना है और देखना दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका आंसर सजेस्टेड आंसर के कीवर्ड्स या फिर जो भी चीज़ अगर वो मैच हो रहे हैं, मार्क्स मिले, दैट्स गुड। और नहीं हो रहे तो आपको उसी पे काम करना है। कैसे काम करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, देन सेकेंड थिंग, ऑडिट में फेल हो गए, ठीक है, इट्स ओके, वेरियस पीपल आर फेल। ठीक है, आपको सबसे पहले आपका एक्सेप्टेंस करना है कि आप वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, दैट थिंग यू फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट, 1 मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज योर एक्सेप्टेंस। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो कि यस यू डिड, यू विल नॉट सक्सीड करके। एक्सेप्टेंस होने के बाद इफ यू फील देन राइट डाउन योर मिस्टेक्स। ठीक है, आपको आपके एंगल से क्या लग रहा है कि ये गलतियां आपने की है, एज पर योर एंगल यू आर फीलिंग दैट दिस आर द मिस्टेक्स दैट यू डिड। मिस्टेक्स काइंड ऑफ एनी मिस्टेक्स, प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, पूरा कंप्लीशन नहीं किया, सिलेक्टिव स्टडी किया, या फिर मैंने टेस्ट नहीं दिया, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं किया, दिस आर द स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ दैट माइट बी दिस थिंग गेट हैपेंड करे। या फिर एग्जाम के टाइम मैंने पूरा नाइट आउट किया और उधर एग्जाम में जब मैं पेपर लिखने बैठा तो मुझे कीवर्ड्स ही याद नहीं आ रहे, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अरे जब आपकी नींद ही नहीं पूरी रहेगी तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, जैसा आप वीडियो में बने रहिए। चलो, नाउ मूविंग विद द हार्श ट्रूथ ऑफ योर ऑडिट। ठीक है, एंड दिस हार्श ट्रूथ इज 75% करेक्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एंड 25% इज कंसेप्चुअल। सर आपने इनकरेक्ट नहीं लिखा, इट इज ए कंसेप्चुअल। तो आपके सिलेबस में 30 to 25% का सिलेबस ऐसा है विच इज़ अ कंसेप्चुअल काइंड ऑफ थिंग। एंड यस, एसेज में भी मैं इसको 25% ना बोल के मैं इसको 40% बोल देता हूँ कि 40% ऑफ द सिलेबस इज काइंड ऑफ दैट वेर यू नीड टू अप्लाई योर माइंड, विदाउट अप्लीकेशन ऑफ योर माइंड यू कांट गो अहेड। एंड
60-70% का पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आपको रट्टा मारना है, ठीक है। तो मैं आपको चलो थोड़ा ऑडिट के ना थोड़े से और गहराई में लेके जाता हूँ। देखो ऑडिट में ना दो चीज़ है दोस्त, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको वहां पे रट्टा तो मारना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू मगअप दैट, यू नीड टू मगअप, दैट्स द रियलिटी, ठीक है। आपको वो याद करना पड़ेगा, तो याद करना पड़ेगा क्योंकि उसको लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ है देयर यू हैव टू डायरेक्ट डू रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट जाना है, वो क्या लिखा है वो आपको समझना नहीं है, बट आपको याद तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी के नंबर है। नाउ अब आपको बताता हूँ ऑडिट में नंबर क्या है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है, सबको पता है कीवर्ड्स के नंबर होते हैं, ठीक है। ये आईसीएआई को भी पता है और ये वाली जो चीज़ है ये एग्जामिनर को भी पता है, एंड इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब बहुत बार ऐसा भी कंक्लूजन आता था कि सब ऑडिट इज अ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो सब अपने अपने हिसाब से क्यों नहीं पेपर लिखते, उसके हिसाब से भी तो मार्क्स मिल जाना चाहिए। तो होता क्या था कि पहले लोग लिखते थे बट बहुत कन्फ्लिक्ट होता था। इसके लिए अब स्टैंडर्डाइज हो गया कि जो भी आपके मटेरियल में लिखा है आपको वही लिखना होगा और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। बट नाउ व्हाट ICAI डूइंग राइट नाउ, वो 50% पेपर कंसेप्चुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड 50% जो है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट थ्योरी है तो हार्श रियलिटी आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपको ऑडिट याद करना पड़ेगा, पहले अपने दिमाग में ये लाओ। दूसरा चीज, समझ के याद करना है तो और बेटर है। डायरेक्ट याद करने जाओगे तो उसके भूलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जल्दी थोड़ा भूल सकते हो। तो कोई भी चीज़ें हमेशा लाइफ में, कोई भी चीज़ हो पहले समझो, अंडरस्टैंड करो कि वो समझ के याद हो रहा है तो वेल एंड गुड, तब नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन रट्टा मारेंगे, ठीक है। दैट्स इट। चलो थर्ड थिंग पे बढ़ते, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि देर आर सर्टन टॉपिक जो आप ऑडिट में कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपने ऑडिट में ये टॉपिक्स छोड़ दिए तो फिर आपको ऑडिट निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल, द फर्स्ट टॉपिक इज पी, प्रोफेशनल एथिक्स। देन उसके साथ हमारा कारो आता है, कारो के साथ हमारे कंपनी ऑडिट के जो सेक्शंस होते हैं वो आते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, इफ इन केस हो आपके सिलेबस में तो, ठीक है। ये वाले, ये आपका फर्स्ट लैग हो गया, पी, कारो, कंपनी ऑडिट, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। देन आपका सेकंड लैग में क्या आता है, इम वो पूरे थियरी टॉपिक, ठीक है। पूरे थ्योरी टॉपिक में जैसे कि एग्जांपल, देखो मटेरियल मेरे पास खुला हुआ है, आपको मैं पूरे थ्योरी टॉपिक बताता हूँ। एग्जांपल दिस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया दिस, डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस। फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। ग्रुप ऑडिट, ये पूरा थ्योरी टॉपिक है, पूरा कीवर्ड्स है, याद करना है। एग्जाम में एज इट इज लिखो, 5 में से 5 लेके जाओ, कीवर्ड्स लिखो 5 में। बट अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कीवर्ड लिखना तो सिर्फ आपने सिर्फ कीवर्ड याद करके लिख के आ गए, नहीं। एक सेंटेंस फ्रेम में उसको लिखना है एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। पेपर कैसे क्या होगा ऑडिट का लिखने का वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट। बट पढ़ते टाइम याद रखना है कि सिर्फ कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बट फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफ यू राइट ओनली कीवर्ड्स इन योर आंसर it doesn't mean anything ना। मैंने सिर्फ लिख दिया इंडिपेंडेंस, then what is the meaning of independence? The auditor should be independent while he evaluates the financial statement of the entity. This is the full line. The keyword is independent, that you need to underline, but the whole line should be also written there in your answer. Got it? Then your group audit, then this special feature NBFC and banking company, then POCU audit. These are the theory topic, full theory topic. Internal audit, full theory topic. Just understand and mug up, just understand and mug up, all the things will be carrying on. Due diligence, investigation, forensic audit, full theory topic, ठीक है। इमर्जिंग एरियाज, ESG को प्यार से बोलते हैं। ये जो इतने टॉपिक मैंने बताया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। समवेयर अराउंड 50 to 25 मार्क्स, समटाइम 20 to 30 मार्क्स भी जाता है, बट इसका मिनिमम इतना तो एवरेज आपको मिलेगा एग्जाम में, देखने पक्का मिलेगा। तो अगर आपने PE कर लिया, एंड PE का वेटेज वेरिएट करता है 15 मार्क्स से 20 मार्क्स, ठीक है, वेरिएट करता है। अब इसमें होना क्या है, आपने प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, देखो सब यहीं पे ये पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने PSU पढ़ लिया, सबसे छोटा सा टॉपिक, आराम से हो जाता है। इंटरनल ऑडिट पढ़ा,
इंटरनल ऑडिट पढ़ने के साथ साथ ना इसका एक ऐसे भी है, ठीक है, वो इंटरनल ऑडिट एक्सपर्ट ऑडिटर है इंटरनल ऑडिट, तो वो वाला ऐसे भी पढ़ लेना, इसी के साथ साथ वो कवर हो जाता है। फिर आपने ये बैंकिंग और ऑडिट इसको सबसे लास्ट में देख के आना थियरी वाले में, ठीक है। फिर ईएसजी हो गया, ग्रुप ऑडिट हो गया, तो वो होने के बाद ना आपको ग्रुप ऑडिट, पीएसयू और इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, पीएसयू, तीन चैप्टर में से मिनिमम एक चैप्टर या दो चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। यानी आपका 5 से 10 मार्क्स ये तीन चैप्टर पढ़ने से निकल के आ जाता है, ठीक है। अपने को ओवरऑल 80 बनाना है, ऐसा सोच के चलना है, 80-90 बनाना है, ठीक है। फिर आपने ये होने के बाद फिर आप इस पे आ गए, एनबीएफसी देख लिया। बैंक्स में क्या करना है, अगर आपको बैंक्स बहुत हैवी लग रहा है तो बैंक्स के लिमिट्स याद रख लो, लिमिट्स क्या है, कहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बैंक्स में क्या चीज़ें कैसी चलती है, ठीक है। देन बैंक के अंदर कोई भी चीज़ इवेल्युएट करना है, वाउच करना है, तो सबके तीन तीन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है ना, तो जरूरी नहीं है सबके दो दो लाइन तो याद कर लो। अरे 5 में से 2 लाइन लिखोगे तो 2 नंबर तो मिलेंगे, क्यों पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ देना। पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ना कोई वर्थ इट, कोई ऐसा अच्छी बात तो है नहीं। देखो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 याद किया, वो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है, ठीक है। 10 के 10 याद किए, सबके 3-3 पॉइंट याद किए, तो आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, कोई एक तो आएगा, 3 नंबर तो मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम समझो, अगर आपसे पूरे क्वेश्चन के 5-5 पॉइंट याद नहीं होते कोई बात नहीं, 4-4 पॉइंट याद करो, बट बी एक्यूरेट ऑन दैट रिमेम्बरिंग द थिंग्स, क्योंकि उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। 4 आ गए ना, 4-4 पॉइंट पे अगर आपने याद किया तो आप 2 क्वेश्चन एडिशनल याद कर लो, और वो 2 क्वेश्चन एडिशनल याद कर लिया तो पता चला उसमें से कुछ आ गया उठ के, तो आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। और पता चला कि आप 5-5 पॉइंट याद कर रहे हो बट 2 क्वेश्चन छूट गया, और सपोज करो कि वो 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ गया, तब आपका पूरा मेहनत गया पानी में। तो जहां 4 नंबर मिल सकता था वहां 0 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी का गेम समझ रहे हो, एकदम सिंपल है। पूरा चैप्टर याद नहीं होता ना, बैंकिंग जैसा चैप्टर बहुत हैवी चैप्टर है, ठीक है। सब क्वेश्चंस के सब पॉइंट के 3-3 पॉइंट याद करना, बस जो इजी इजी लगता है वो याद कर लेना। वो लिखोगे तो 2 से 3 नंबर मिलेंगे ना, तो कुछ नहीं से कुछ तो सही। अपने को क्या करना है, बूंद बूंद तालाब बनाना है, अपन बूंद बूंद तालाब भी बनाएंगे और फिर वो नदी में कन्वर्ट होकर उस पर तैरेंगे, ठीक है, अच्छे से स्विमिंग करना भी सीखेंगे। गॉट इट। तो अपने ये वाला चैप्टर, फिर जितने भी थ्योरी टाइप ऑफ टॉपिक है वो आपको कवर करना है। जब एक बार आपका थ्योरी टाइप ऑफ टॉपिक हो जाए तब आप ऐसे इसकी तरफ पढ़ना, ठीक है। ऐसे SQC 1 और ऐसे 220 ये प्रायोरिटी पे रखना। फिर उसके बाद आप ऐसे 700 की सीरीज ले सकते हो, या तो क्या करना, सबसे पहले SQC 1 ये मत लेना, सबसे पहले आप ना ये वाला ऐसे ले लेना, ऐसे 700 की पूरी सीरीज, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज है और उसको करने के बाद ना आपको मज़ा आ जाएगा। और ऐसे 700 की सीरीज पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन हर जगह होता है, और ऐसे 700 की सीरीज में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। पूरा वाला ऐसे ऐसे 701 की ऑडिट मैटर होगा, माइट भी 701 हो गया, देन 705 है, 706 है, माइट भी, अगर मैं ऐसे का नाम थोड़ा ऊपर नीचे ले रहा हूँ, पार्डन फॉर दैट थिंग करके, बट मैं आपको बता रहा हूँ 700 सीरीज की पूरी सीरीज कर लेना, 700, 701, 705, 706, 710, 720, पूरा पूरा सीरीज, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसके अंदर। कहाँ ऑडिटर का ओपिनियन चेंज होता है, ये वाली चीज़ें। फिर ऐसे के अंदर SQC 1 ऐसे 220 किया, फिर ऐसे 600 की सीरीज की, ये करोगे ना तो आपका 5 से 10 नंबर यहाँ पे भी बन जाता है। बूंद बूंद तालाब बनाओ, देखो कैसे बन रहा है, बूंद बूंद तालाब ऐसे बनता है। ये किया, 15 से 20 नंबर थेरी वाले टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है। 15 से 30 नंबर, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम इतना आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये होने के बाद अब जो अदर वाली चीज़ें बच जाती है ना, अदर टॉपिक्स। ना अदर टॉपिक्स में क्या आता है, ये वाला चीज़ जो मैं 24 के सिलेबस से इंक्लूड हुआ था, ठीक है। ये पूरा सीरीज, ठीक है, ऐसे 600 की सीरीज चलेगी। फिर 1 मिनट, हाँ सॉरी, छींक आ गई थी थोड़ी। ऐसे 600 की सीरीज चलेगी, फिर आपने ऐसे 500 की सीरीज हो गई, 400 की सीरीज हो गई, ठीक है। 200 और 300 की सीरीज जो है उसको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे उसको ही पढ़ लेना, बट अब याद रखना जब आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसे पढ़ते टाइम आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। अब कोई ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के बारे में डील करता है,
ठीक है, डील करता है ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के बारे में। अब इसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि देयर इज अ वन कंपनी जिसके ऊपर गोइंग कंसर्न असम्पशंस के ऊपर उनको डाउट हो रहा है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा गोइंग कंसर्न में असम्पशंस क्या है, और अगर कंपनी गोइंग कंसर्न असम्पशंस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रही तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन योर ऑडिट ओपिनियन। याद रखना यू आर एट सीए फाइनल लेवल, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम एट योर ऑडिट ओपिनियन, और हर एक ऐसे के अंदर ना ऑडिट ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका पैरा होता है। तो आपने जब स्टार्ट करना है इसका आंसर तो कैसे स्टार्ट करना वो देखो। जब आप लिखोगे ना ऐसे 570, तो सिर्फ ऐसे 570 गोइंग कंसर्न लिख के नहीं छोड़ना होता, पूरा लिखना होता है कि ऐसे 570 गोइंग कंसर्न डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ एन एंटिटी फॉर विच द ऑडिटर इज डूइंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, काइंड ऑफ करके आपको पूरी लाइन लिखनी होती है, तब जाके एक नंबर मिलता है। चलो वो पेपर में मैं आऊँगा कैसे क्या नंबरिंग मिलती है, जहाँ तक मेरा मुझे नॉलेज है वो करें। फिर आपने ऐसे 600 ऐसी की पूरी सीरीज कर ली। अब जब आप इतना टॉपिक कर लोगे ना, आप 40 के दायरे में आ चुके हो, मतलब अगर आपने इतने टॉपिक एकदम शिद्दत से कर लिया, हर एक कीवर्ड याद कर लिया, हर एक चीज याद कर लिया ना, आप 40 के दायरे में आ चुके हो, कंफर्म है आप आ चुके हो। लेकिन फिर भी अब हम इतने रिस्क पे थोड़ी के लेंगे, हमें टॉलरेबल इतना है, हम थोड़ा उससे ज्यादा काम करके चलेंगे ना, है ना। तो आप लोग कभी भी थोड़ा बेंचमार्क ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। या आप पढ़ोगे बेंचमार्क ऊपर सेट करना है कैसे क्या, वो ऐसे 530 में होता है, ऑडिट सैम्पलिंग एंड ऑल दिस थिंग। चलो अब उसके बाद ये वाले जो पोर्शन आए, ये सिलेबस इंक्लूड हुआ मई 2024 से। स्पेशलाइज्ड एरिया ऐसे 800, 805, 810, ठीक है। फिर रिलेटेड सर्विसेज SRE 44110, और ये वाला भी एक SRS सॉरी। फिर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस एंड दिस, देन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस। अब ये वाले जो टॉपिक है ना, ये वाले ये मई 2024 से इंक्लूड हुआ है। अब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे के नाम है वो, और उसका नंबर एंड नेम याद रखना है, और वो ऑडिटर किससे डील करता है वो, एंड वो ऐसे जो आपको छोटा छोटा ऐसे लग रहा है ना, सबसे पहले उसको उठा लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगा रहा है ये छोटे, ये ऐसे छोटे, जैसे ऐसे 800 का सीरीज में से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई तीनों में से कोई एक मिलेगा। फिर ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 4 से 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा हर पेपर के अंदर, ठीक है। एंड इन फॉर्म ऑफ MCQs ऑल्सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव, बट डिस्क्रिप्टिव में आपको क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे। एग्जामिनर का कैसा होता है कि ये पूरा चैप्टर है ना, तो इस पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन पेपर में डालना है, या तो MCQ के फॉर्म में डाल दे 3 मार्क का, 2 मार्क का, या फिर इधर डाल दे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको वो चैप्टर्स उठाने जो आपको लग रहा है कि हाँ दिस वन इज इजी, इतना पढ़ेंगे। बाकी आपको लग रहा है कि ये वाला टॉपिक चैप्टर बहुत बड़ा है, या फिर ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेट्स लीव इट अगेन, डोंट लीव इट। क्या करना है, हर एक पॉइंट का 2-2 पॉइंट याद करना है, यानी हर एक क्वेश्चन का 2-2 पॉइंट याद करना है, 2 से 3 पॉइंट जो आपको ईजी लगता हो बस। मैं वही बोल रहा हूँ, टॉपिक छोड़ने से अच्छा क्या करो ना, उसकी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज कर दो ना आने के। कुछ नहीं ना, 2 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर मिलेंगे। देखो आप पूरा चैप्टर छोड़ोगे, वो पूरा 4 नंबर से 5, 4 से 5 नंबर चला गया हाथ से, बट आप पूरे चैप्टर का 3-3 पॉइंट याद कर लो। चलो 3 नहीं होता है, 2-2 पॉइंट याद कर लो, कुछ नहीं तो 2 नंबर तो मिलेंगे, बूंद बूंद तालाब बनाएंगे, ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है। बट प्रायोरिटी में याद रखना जो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले एकदम अच्छे से लेके चलना है, पी कारो कंपनी ऑडिट और लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। फिर थ्योरी वाले टॉपिक थोड़ा कंफर्ट आएगा। फिर ऐसे 700 की सीरीज कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बाकी सारे एसेस पढ़ने के लिए। अगर आप पहले बाकी सारे एसेस पढ़ोगे बाद में 700 पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्यों मज़ा नहीं आएगा वो भी बताता हूँ, क्योंकि ऐसे 705 के अंदर, 706 के अंदर जब ऑडिटर के ओपिनियन पे इम्पैक्ट होता है तो उसका लिंकिंग हर एक ऐसे के अंदर दिया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट एसेस है ना, एसेस है जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, सम टाइम ऑडिटर कुछ ये कर दे वो कर दे, या फिर कहीं पे कुछ एजम्पशंस मैच ना हो, तो वहाँ पे ऑडिटर को अपना ओपिनियन चेंज करना होता है। तो हर बार आपको वो ऐसे बोलेगा कि ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑल द थिंग्स करके। सो दिस टर्म शुड बी नोन टू यू करके, गॉट इट, समझा ऐसा करके। इसके लिए ऐसे 700 सीरीज पहले करना, फिर ऐसे SQC 1, SQ2, इसमें से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी एक देखने मिल जाता है, हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो देखने मिल जाता है इसके अंदर। एंड दिस, एंड देन आपका जो अदर टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो दिस आर सम प्रायोरिटीज टॉपिक जो आप कंप्लीट हर बार
इतना आपको करना ही है, ठीक है। आपने इतना कर लिया, आपका 40 नंबर बन जाएगा, बट ये छोड़ना नहीं है। मैंने अभी बताया कोई भी चैप्टर अगर आपको छोड़ना है तो आपको पूरा नहीं छोड़ना। जैसे कि ये पूरा चैप्टर आपको छोड़ने का बहुत मन करेगा, दिल करेगा, क्योंकि ये तीनों में से किसी एक के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, या तो ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक। मन करेगा कि पूरा छोड़ दो, पूरा थ्योरी है। इसमें से एनबीएफसी आप कर लोगे, लेकिन जब आप बैंकिंग करने जाओगे तो आपको छोड़ने का मन करेगा। तो अगेन छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट उसको याद करना है। अरे कैसे याद करना है? ऐसी, अरे आज चल, आज एक ऐसे क्या करना है, अरे आज एक बैंकिंग का ना एक क्वेश्चन याद कर लेता हूँ, 3 पॉइंट ही तो पढ़ना है, हाँ ठीक है। खाते टाइम देख लिया, या फिर जाते टाइम टहलते टाइम थोड़ा देख लिया, और एकदम इत्मीनान से खुश होकर पढ़ना है, ठीक है। अरे हाँ ये पॉइंट याद हो गया, हाँ याद हो गया, वैसे करके पढ़ना है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, जितना कवर हो सकता है आप उतना कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि 1.5 डे में आपको उतना ही आप देखो, स्ट्रेटेजी इस तरह भी बनानी है कि 1.5 डे में आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो वही, ये होने के बाद लेट्स मूविंग विंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, रट्टा तो करना ही है। अब मैं ना आपको एक लर्निंग कर्व का कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज लर्निंग कर्व एंड विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लर्निंग कर्व, ठीक है। ये जो लर्निंग कर्व है, दिस फॉलोड बाय मी ऑल्सो ड्यूरिंग माई टाइम, बिकॉज मैंने इसके ऊपर सर्च भी किया था। तो आपको भी अगर चाहिए तो सर्च करना है तो सर्च कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये लर्निंग कर्व बोलता क्या है ना, ये बोलता है जो आपने आज पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल डे 1 पे, उसको ना आप विद इन डे 2 पे आने से पहले 1 टाइम रिवाइज करो, ठीक है। 1 टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है, नहीं एक बार और पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 90% चीज़ें आप भूल जाओगे, और ये तो रेक्टिफिकेशन है, ऐसे ही भूल जाएंगे, थेरी सब्जेक्ट यही नहीं याद होता है। तो आपको एक दिन पढ़ना है, एक दिन बाद और पढ़ना, ताकि वो 90% भूले नहीं, दिमाग में इधर बैठ जाए, हाँ आ गया आ गया, ऐसे दिमाग में आ गया, ठीक है। अब सुनो दूसरा, फिर ये बोलता है डे 2 पे रिवाइज किया ना, अब ना 2 डेज का गैप दो, ठीक है। गैप कितने दिन का देना है ना, मैं वो भी लिखते हुए चलता हूँ। पहला तो कोई गैप देना ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 डे का गैप, यानी नेक्स्ट डे पे ही रिवाइज करना है। फिर यहाँ पे आप आके 2 डेज का गैप दो, यानी डे 4 पे जाके आप रिवाइज करोगे, सेम थिंग, ठीक है, डे 4 पे। फिर उसके बाद आप 3 डेज का गैप दो, फिर उसके बाद आप 3 डेज का गैप दो, एंड डे 7 पे जाके रिवाइज करो, सेम थिंग। तो इससे क्या हो गया, एक टॉपिक आपने डे 1 रिवाइज किया, डे 2 पे रिवाइज किया, डे 4 पे रिवाइज किया, डे 7 पे। अब क्या करना है, इस सेम टॉपिक को अब आपके ऊपर है, आप आफ्टर 7 डेज रिवाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाए, डे 14, फिर आफ्टर 7 डेज डे 21, फिर आफ्टर 7 डेज डे 28। देखो आपने कितनी बार रिवाइज कर। अब बोलोगे सूर्यति ये पॉसिबल है क्या इतना करना, हाँ आप लिख तो दिया आपने मस्त एकदम अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे करके चीज होती है, ये पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसी तरह अपने दिमाग में भी लाना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू वांट, until and unless you want the things can't be done, what is this thing। तो देखो ये यहाँ तक तो पॉसिबल है ना, यहाँ तक तो पढ़ो, फिर चाहिए तो 2 वीक का गैप दे रहा, 2 वीक के गैप के बाद 21st डे पे पढ़ लो, 2 वीक का गैप दे के यहाँ पे पढ़ लो, या फिर यहाँ पे पढ़ लो। अब सुनो मेरी बात, कैसे पॉसिबल है। एग्जाम्पल, आपने SQC 1 पढ़ा, एंड SQC 1 में आपने इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट पढ़ा, इंडिपेंडेंस के अपने सारे पॉइंट पढ़ लिए, पढ़ते टाइम इत्मीनान से, ठीक है, एकदम दिल लगा के, मन लगा के, दिमाग लगा के उसको याद करो एकदम अच्छे से, ठीक है। 1 घंटा लगता है, लगने दो, चलेगा। बोले पहली बार इतना जबरदस्त पढ़ो ना, इतना मस्त पढ़ो ना, कि दूसरी बार वो आंसर दिखते ही सब दिमाग में ऐसा घूमना चाहिए आंसर, ठीक है। ऑडिट को थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। तो आप रीड करो, रट्टा लगा लो, जो भी कीवर्ड्स है उसको राइट लिखो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये देखो, ये अगर कोई स्मार्ट है ना, जिसको जिसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, वो कर लेगा, ठीक है, उसके लिए तकलीफ नहीं। बट द पर्सन लाइक अस who like practical too much, not theory too much, who hate some kind of rectification, grasping power, we can say also kind of thing करके, तो रीड करना है, रीड करना है, रट्टा लगा लेना है, फिर लगाने के बाद आपको उसको लिख लेना है। अब ये ना आपका खुद का एक नोटबुक बनते जाएगा, ठीक है। योर ओन नोटबुक विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज पर योर थिंग। तो आप खुद बनाओगे, ऊपर क्वेश्चन लिखना, नीचे नोटबुक लिखना। मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है, मेरा खुद ने मैंने बनाया था, वो 150 पेजेस 150 पेजेस के हुए थे, ठीक है। आपने खुद ने बुक बनाना। अब अगले दिन आपको क्या करना है,
सिर्फ उठ के इसको देखना है, कैसे व्हाट्सएप देखते हैं, कैसे रील्स देखते हैं, ऐसा आता है ना मन में कि चलो आज याद आ गई देख लेते हैं, तो आपको वैसे इसको देख लेना है और कुछ नहीं करना है। सुबह उठना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पॉइंट्स देखे और ये 4 पॉइंट्स आपको जस्ट रीड करना है, याद करने में 1 घंटा लगा था, नेक्स्ट टाइम रीड करने में ना सिर्फ 20 सेकेंड्स लगेंगे, 20 से 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मार्क माई वर्ड्स। बस जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपने आप को, उस टाइम आप कितने अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैटर करेगा, आपका फ्यूचर का कितना टाइम उसको रिवीजन करना। और इसको ना हम एक तरह से क्यूमुलेटिव रिवीजन बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कि करते जाना है करते जाना है करते जाना है। इंडिपेंडेंस का पॉइंट रात को पूछ, रात के नहीं आधी रात को 2 बजे भी उठ के बताऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने को, तब जाके वो ऑडिट का पेपर जब आप लिख के आओगे ना, यू विल फील ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन एंड बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, बन जाओगे एकदम रोक बैठ ठोक करके, ठीक है, एकदम रॉब से बनोगे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट डे देखना है, फिर 2 दिन का गैप, फिर 4th डे पे उसको देखना है, फिर यहाँ पे 3 डेज का गैप 7th डे पे देखना है, फिर 7 दिन बाद उसको देखना है, फिर 7 दिन, और ऐसे करते करते 3-4 हफ्ते बाद तो एग्जाम आ जाएगा। तो ये हर टॉपिक के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, जो आप एकदम नियर बाई टॉपिक पढ़ोगे उस टाइम पे तो एग्जाम आ जाएगा, तो अच्छा है फ्रेश फ्रेश पढ़ा है, फ्रेश फ्रेश याद होगा, बट ये करना तो पड़ेगा दोस्त। इफ यू आर अ वीक इन थियरी रिमेम्बरिंग द थिंग्स देन यू हैव टू डू दिस थिंग, कर लो, रिजल्ट एकदम शानदार आएगा, एकदम अच्छा आएगा, दिल से बोल रहा हूँ एंड प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, इट इज़ अप्लाइड थिंग करके। ठीक है, और अगर आपको ये लर्निंग कर्व पे बिलीव नहीं होता तो एक बार जाके गूगल बाबा को पूछ लेना, गूगल ही कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा लर्निंग कर्व क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये कर लो, ये करने के बाद एंड फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में 5 से 6 आंसर रीड करते हो तो आप उसी को नेक्स्ट डे रिवाइज करो। अब ऑडिट देखो, ऑडिट पढ़ने के ना 2 तरीके हैं दोस्त। पहला तरीका क्या है ना कि आप ना पूरा दिन पढ़ो। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पूरा पूरा दिन पढ़ो, कि फॉर एग्जाम्पल आपने 8 to 10 डेज ऑडिट को दे दिए और आप पूरा दिन ऑडिट पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, मस्त पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। देर आर वेराइटीज ऑफ पीपल हु लव टू डू theory subject whole day, they can go like that. There are another kind of people who will do part time job, पार्ट टाइम जॉब नहीं, पार्ट टाइम स्टडी बोलो इसको। ठीक है, पार्ट टाइम स्टडी कितने, पार्ट टाइम जॉब कितने का होता है, 4 to 6 आवर्स, तो अपने को 6 आवर्स पर ही जाना है, अपने को ये 4 आवर्स पे आना है, 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स बोल लो, चलो मैं 4 आवर्स दे देता हूँ आपको, क्योंकि अभी नियर बाई एग्जाम है 2 मंथ्स के अंदर, तो 4 आवर्स टिकट। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, आपने मॉर्निंग में उठे, अपनी आंखें खोली, ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद, माता पिता को, अपने दोस्तों को ग्रेटिट्यूड, नहाया धोए मस्त पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। फिर मॉर्निंग में उठते सबसे पहले ऑडिट का चेहरा, ठीक है, और ऑडिट को ऐसे पप्पी लेने का, बोलने का ऑडिट इज माई लव, आई हैव टू गो एंड रीड दिस आंसर टुडे करके। ठीक है, जब तक इस सब्जेक्ट को प्यार नहीं करना चालू करेगा नहीं, आपको प्यार नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको प्यार करना थोड़ा धीरे धीरे चालू करना। हाँ, तो ऑडिट को उठाना है, 4 घंटे में जितना आंसर याद हो सके उतना करो, कोई ऐसा टॉर्चरिंग वाला पॉइंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो 4 घंटे में इनिशियली 5 6 7 8 डेज आपसे जितना 4 आवर्स में होता उतना करो, लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपका इस सब्जेक्ट में रिदम आने लगेगा ना, फिर आप ऑटोमेटिकली थोड़े आंसर बढ़ाने लगोगे, याद करने लगोगे। ठीक है, तो ये करो। ठीक है, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उस चैप्टर का आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। इफ यू आर टू वीक इन ऑडिट, टेस्ट दे दो, ईच चैप्टर का टेस्ट दे दो, आप ऑडिट पास हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको ऑडिट में पास होने के लिए, दावे से कहता हूँ। ईच चैप्टर का टेस्ट दे दो। टेस्ट सीरीज कहाँ से लेना है, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, कहीं से भी जाओगे मिल जाएगा। ऑडिट इज अ पेपर जहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता नहीं है, इन देयर टेस्ट सीरीज करके, तो जो लिखे हो कीवर्ड उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कैसे क्या होता है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर का टेस्ट देना, दैट्स इट, ईच एंड एवरी चैप्टर। ये होने के बाद आपको एक फुल टेस्ट देना है। क्या देना है, एक फुल टेस्ट, यू आर डन विथ योर ऑडिट। ठीक है, ये था ऑडिट को पढ़ने का तरीका। अब से लेके एग्जाम के आखिरी दिन तक नहीं, अब से लेके ऑडिट के पेपर के दिन तक डेली ऑडिट होना चाहिए। डेली ऑडिट का मैं चेहरा देखूंगा, डेली ऑडिट को हाय बोलूंगा, डेली ऑडिट से याद करूंगा, ठीक है, बात करूंगा, ऑडिट को खुद ही समझाऊंगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट अगर आप डाल सकते हो, इफ़ यू हैव एनी सिबलिंग्स एंड ऑल दिस थिंग, तो आप उनको ओरल दे दो। ठीक है, जाना है उनको बोलना है
कि भाई मेरा सुन ले, मैंने पॉइंटर्स याद किए, प्लीज सुन ले। तो जैसे हम बचपन में करते थे ना, कोई भी चीज़ याद करके प्रोफेसर आते थे हमारे पास और हमको बोलते थे गिव योर ओरल टेस्ट करके, तो अपने मुंह से बोल दिया तो आप बोलोगे, तो बोलोगे कान से सुनोगे। और हाँ, अगर आपको रट्टा मारने में तकलीफ होता है तो प्लीज बोल बोल के याद करना है, ठीक है? बोल बोल के याद करना है, लिखना है, बोल बोल के याद करना है, लिखना है। जितना बोल सकते हो उतनी बार बोलो, जितनी बार कान में वो वर्ड जाएगा उतनी बार आपके दिमाग में और फटाफट वो बैठेगा, ठीक है? अगर आप शांति में याद कर लेते हो चीज़ें तो वेल एंड गुड करके, बट अगर आप उस काइंड ऑफ पीपल नहीं हो जिसको ऐसा है कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं मेरे दिमाग में बात घुसेगा नहीं, तो आप बोल बोल के याद करो, ठीक है? ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियर दिस ऑडिट का पेपर, ठीक है? द थिंग्स विच आई डिड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट, ये सारा एक्सपीरियंस से आ रहा है, ठीक है? और कहीं से नहीं आ रहा। और आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फुल टेस्ट दो, चाहिए तो एमटीबी दे देना फुल टेस्ट, और इसको चेक कराओ। और ऐसे इंसान से चेक कराओ ना जो आपको आपकी रियलिटी बताए कि देख ये गलत है तो ये गलत है, मैं 0 नंबर दूंगा तो दूंगा, देखिए सही है तो सही है, मैं इस पर नंबर दूंगा तो दूंगा, ठीक है? अभी जिस पे आप बिलीव रखते हो, फेथ रखते हो, उससे आप चेक कराओ। क्योंकि ना आपको रियलिटी ना एग्जाम के पहले आपको पता चल जानी चाहिए। अगर आपके पास 15 to 20 days भी है ना, और आपको रियलिटी पता चल चुकी है कि आप ऑडिट में नहीं निकल पाओगे, तो आप 15 to 20 days के लास्ट में कवर भी कर लोगे। लास्ट के 15 to 20 days में आप कवर कर लोगे, वो टॉपिक पढ़ोगे, थोड़ा और प्रेशराइज हो जाओगे, और फिर थोड़ा और ये कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ना चालू करोगे, और अपना एफर्ट्स उसमें डालोगे। क्योंकि आपको पता है अगर आपने पेपर दिया, आपको 30 आ रहे हैं, मतलब आपको मेहनत करके 20 और बढ़ाने हैं, आप बढ़ा लोगे। आपको 20 आ रहे हैं तो और मेहनत करके 25 और बढ़ाने हैं। बट अगर ये 10 आ रहे हैं तो मतलब और मेहनत करना पड़ेगा ना ज़्यादा। तो एमटीपी ट्राई करो कि एग्जाम से 25 days पहले तक खत्म हो जाए एमटीपी वगैरह दे के अच्छे से, ठीक है? 20 दिन पहले भी खत्म हो तो भी चलेगा, बट गिव दिस टेस्ट। जितना पढ़ के हुआ उतना ही पढ़ के जाके टेस्ट दो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 7 से 8 टॉपिक ही पढ़ के हुए हैं तो आप 7 से 8 टॉपिक ही जाके पढ़ के एग्जाम दो, कोई बात नहीं, चलेगा। बट पेपर लिख के आना है, और एमटीपी देना है, और टेस्ट लिखना है तो लिखना है, जितना याद आ रहा है उतना लिखो। अगेन अनदर थिंग, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते जा रही है वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि जो टेस्ट का टाइमिंग है ना, वो हमेशा एग्जाम टाइमिंग से मैच कराना, ठीक है? जो भी आपका टेस्ट का टाइमिंग है वो हमेशा आप एग्जाम टाइमिंग से मैच कराना, ठीक है? कभी भी ये मत करना कि मैं सुबह 10 बजे लिख लेता हूँ, मैं रात के 5 बजे लिख लेता हूँ, रात नहीं सॉरी शाम के 5 बजे लिख लेता हूँ, मैं रात को 10 बजे मेरा दिमाग बहुत एक्टिव होता है, मैं रात के 10 बजे लिखूंगा। पेपर रात के 10 बजे दोगे क्या? नहीं ना, पेपर का टाइमिंग क्या है? 2 to 5। इन दैट टाइम यू हैव टू राइट योर पेपर, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल, सिंपल, एकदम सॉर्टेड, ठीक है? ऑल द थिंग्स। तो टेस्ट का टाइमिंग कैसा होना चाहिए? एग्जाम टाइमिंग। अब आप एडिशनली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो तो वो देखो। एडिशनली व्हाट यू कैन डू, आपको लिखना है पी के क्लॉज एंड उसका जो सेंटेंस है वो पूरा खुद के हैंडराइटिंग में एक शीट पे पूरा लिखना है। सेकेंड थिंग आप क्या लिख सकते हो? कारों के नंबर, कारों के नंबर नहीं, जिस कारों क्लॉज आई थिंक व्हाट, ठीक है? देखो आप बहुत समझदार हो, आप समझ जाओगे, डोंट वरी। कारो क्लास है उसका सेंटेंस जो भी है, उसका क्लॉज सब क्लॉज व्हाटएवर, ये सब आपको लिखना है खुद के हाथों से, ठीक है? किसी ने प्रिंटेड किया तो अच्छी बात है, कहीं से मिल रहा है अच्छी बात है, बट मैं बोलूंगा आप अपने हाथों से लिखो ना। पेपर कोई और लिखने वाला है क्या? कोई और प्रिंट करके देगा क्या? नहीं ना, अपने को ही लिखना है ना पेपर, तो खुद से लिखो, दैट्स इट। कार के क्लॉज एंड सेंटेंस, उसके बाद ऐसे का नाम एंड नंबर लिखना है। ये हर एक चीज आपको लिखनी है एक पेपर पे, और एकदम बना लेना, 10-12 पेज का बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, और एकदम मस्त ऐसा ये कर लेना। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? लिमिट्स, अगर कहीं पे लिमिट्स है तो वो लिखो, है ना? जैसे लिमिट्स बहुत वेरियस चैप्टर्स में, एनबीएफसी तो पूरा लिमिट से भरा पड़ा है, फिर आपका बैंकिंग भी आपका लिमिट से भरा पड़ा है, ये सब आपके लिमिट से भरे पड़े, ठीक है? तो ये सब एक जगह लिख लो। और आपको कोई ऐसी चीज़ें लिख रही है जो ऐसे आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि ये भी मुझे लिख लेना चाहिए, जो कॉन्स्टेंटली मैं देखूंगा तो हो जाएगा, तो ये सब चीज़ देख लिख लो। और ये सब आपको पता है, डेली देखो इसको, लिखने के बाद बस ऐसे इत्मीनान से बस ऐसा देख के ऐसे रीड करो। हाँ शेड्यूल 1, दैट्स इट, एक नंबर। हाँ शेड्यूल 2, ठीक है? ऐसा आपको पढ़ना है बस, एक बार याद कर लिया, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्योंकि ना इसके मार्क्स है। पी के आंसर में क्लॉज नंबर लिखने और पूरा डिक्टो सेंटेंस लिखने का 1 नंबर मिल जाता है, इसके भी मार्क्स है 1 नंबर।
इसके भी 1 नंबर मार्क्स है, बट जब आप ऐसे का नाम नंबर लिखोगे तो बस एक बात याद रखना, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा दिस asset deals with the auditor responsibility regarding the going concern assumption of an entity for which he is doing the what audit of financial statement। ऐसा करके आपको पूरा लिखना है, दिस डील्स विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, ये लाइन आनी चाहिए उसके, तब जाके 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लिमिट्स एनबीएफसी ये सब को कहाँ पे काम आएगा, एमसीक्यू में। ठीक है, सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग बट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट पेपर। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द ऑडिट का पेपर। सर हमने पढ़ लिया, हमने टेस्ट दे दिया, हमको समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। अब आप 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन के पहले हो, तो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में आपको वैसे ही पढ़ना है। देखो 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए आपको अभी से वैसे पढ़ना है कि आप 1 डे बिफोर एग्जाम में कैसे आगे पढ़ोगे। जैसे आपने एग्जाम दे किया तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा पी, फिर कारो, फिर उसके बाद वो थ्योरी वाले टॉपिक, फिर ऐसे वाले टॉपिक, ऐसे पढ़ते पढ़ते जितना हो पाए उतना मैं खींच लूंगा। ऐसा लास्ट के 2 घंटे में मैं क्या करूंगा, पी जो मैंने शीट बनाई है वो पढ़ूंगा, कारो के क्लॉज पढ़ूंगा, फिर जो लिमिट्स है वो पढ़ूंगा और फिर एग्जाम देने चल जाऊंगा। दैट्स इट। ऐसा ही चलता है ये चीजें। ठीक है, तो जो चीज आपको लग रही है छूट रही है ना, तो उसको अभी से छोड़ दो, बट ये नहीं कि पूरा सिलेबस छोड़ दो। हाँ 50% मत छोड़ देना, हाँ छूट गया सर छूट गया, ऐसा नहीं चलेगा। 10% सिलेबस, 10% का मार्जिन, आई कैन अग्री, 15 to 10% का मार्जिन आप छोड़ सकते हो, बट पूरा सिलेबस मत छोड़ना जाना। ठीक है, एटलीस्ट कवर 80 to 85%। ठीक है, पेपर में क्या करना है, सिंपल 1 डे बिफोर कैसे क्या करना है वो अभी से उसकी प्लानिंग कर लो कि मैं सबसे पहले पीई करूंगा, फिर तो उस हिसाब से ऐसे ही अभी से पढ़ो कि पहले पीई तो पहले पीई करूंगा। व्हाट माय सजेशन इज पहले पीई, फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया थ्योरी टॉपिक। ठीक है, फिर ऐसे एसआरई कहाँ चला गया, वो मस्त लिखा था ये वाला, पीई कारो कंपनी ऑडिट, जैसे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फिर थ्योरी टॉपिक, फिर ये जो आप पढ़ोगे उस सेम डे पे हो जाएगा, तो इसको आपको डे एग्जाम डे पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि 1.5 दिन पहले पढ़ा था ना, 1 दिन पहले, तो एग्जाम डे पे आपको रिवाइज, फिर थ्योरी के टॉपिक ऐसे और ऑल दिस थिंग करके एसक्यूसी ये पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा, और धड़ाधड़ रिवाइज होता है, टेंशन नहीं लेना। अगर आपने ये फॉलो किया है ना, वो मक्खन है, तब पन्ने ऐसे आप पलटोगे दबा दब फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया। एंड ऑडिट 1.5 डेज का कैसे क्या एग्जामिनेशन, तो देखो एग्जाम में याद रखना देर आर 2 काइंड ऑफ थिंग्स। एक आएगा आपको एमसीक्यू, सर पता है, दूसरा आएगा डिस्क्रिप्टिव, ओके 30 मार्क्स 70 मार्क्स। सर हमको ना समझ में नहीं आता है, पहले ये अटेम्प्ट करें कि पहले ये अटेम्प्ट करें, बताओ ना, कुछ समझ रहा ही नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता है आपको पहले कहाँ जाना है तो आप जाओ। आपको लगता है पहले डिस्क्रिप्टिव करना है, पहले डिस्क्रिप्टिव कर लो। आपको लगता है पहले एमसीक्यू करना है, पहले एमसीक्यू कर लो। सर मैं नहीं समझता पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सिंपल, अगर आपको नहीं समझता तो आपको क्या करना चाहिए वो देखो, आपको 15 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता है। ठीक है, अगर वो आपको एमसीक्यू ओपन करने दे रहे तो वेल गुड, नहीं करने दे रहे तो इफ यू फील लाइक दैट, अगर आपने ये क्यूमुलेटिव रिवीजन वाला किया ना, क्यूमुलेटिव रिवीजन, तो आपसे आंसर नहीं भूला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करना ही है ना, हाँ, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। आपको वो क्वेश्चन देखना है कि जो आपको आता है, और उसके पॉइंट्स पूरे दिमाग में ऐसे फिट फिट ऐसे क्या फिट है। अभी जो पी के क्वेश्चन आते हैं ना, वो हर एक क्वेश्चन में रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो पी तो आपको पढ़ना ही रहता है इनडायरेक्टली करके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रोफेशनल एथिक्स आपसे छूटे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, 2 बार, एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, शांति से एक क्वेश्चन 2 बार। सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ना कि रिक्वायर्ड क्या मांगा है, रिक्वायर्ड देख के अगर डायरेक्ट पता चल गया ना क्या मांगा है तो बस शांत। सम टाइम क्या होता है ना, पूरी कहानी दी होती है और एंड में कुछ और मांगते हैं, तो वो लोग कहानी में आपको ऐसे घुमाते हैं, इधर जाओ इधर जाओ इधर आओ, फिर बोलते इधर ही आना है, तो इधर इधर क्यों भेजा, टाइम वेस्ट। योर अंडरस्टैंडिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर बिकमिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, तो कोई आपको घुमाए तो घूमना नहीं है, वापस उधर ही आ जाना है बस। वो सब टेस्ट होता है आपका एग्जामिनेशन में। ठीक है, वो सारी चीजें टेस्ट होती है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, रिक्वायर्ड पार्ट देखा समझ गया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, घूमना है, देखना है कि नहीं मुझे थोड़ा केस स्टडी पढ़ना है, तो केस स्टडी पढ़ो बट उसमें बहो मत। ठीक है, मतलब पढ़ना है बट उसमें घूमना नहीं है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर क्या मांगा है वो देना है, एंड गिव टू द पॉइंट आंसर। कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं, जितना मांगा उतना आंसर देने। और सपोज करो कभी कभी ऐसा हो गया कि आपने ऐसे का क्वेश्चन पढ़ा और आप कंफ्यूज हो गए कि अरे इधर ये लिखूं, ये आंसर लिखूं कि ये आंसर लिखूं, तो दोनों लिख दो, क्या जा रहा है, 3 मिनट ज्यादा जाएगा ना, लिख दो ना, मार्क्स मिल जाएंगे ना, एग्जामिनर को जो चाहिए वो मिल गया।
एग्जामिनेशन, राइटिंग अ पेपर इज ऑल्सो एन आर्ट, वो भी आप समझो, ठीक है। तो अपना मेन मकसद यही है, एग्जामिनर को जो चाहिए वो हम दे देंगे, और हमको जो चाहिए वो हम ले लेंगे। यानी हमको मार्क्स चाहिए, हमको मार्क्स मिल जाए, हम सीए बन जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आंसर पता चल गया, लिखना है टू द पॉइंट, यस। एंड दूसरी बात आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सर अंडरलाइन किसको करना है, अंडरलाइन क्लॉज को करना है, ऐसे के नाम को करना है, उसके नंबर को करना है, फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आपने पढ़े हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस जाएगा कीवर्ड्स पे और आपको सीधा मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। फिर अंडरलाइन किसको करना है सर, कंक्लूजन को करना है। अगर आपने कोई ऐसे किया, ऐसे के अंदर बोला कि कंक्लूड करो कि क्या करेंगे, तो अंडरलाइन करना है कि एज पर दिस ऐसे दिस विल हैपन, एन ऑडिटर शुड गिव दिस क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, या फिर वॉट एवर द ओपिनियन मे बी, काइंड ऑफ थिंग्स। ये चीजें आपको अंडरलाइन करनी कि एग्जाम को बताओ कि देखो हमने पढ़ा है, हमको पता है कीवर्ड्स है, अंडरलाइन कर दिया। कंक्लूजन अंडरलाइन कर दिया। लेकिन जहां आप कंफ्यूज हो कि नहीं मुझे नहीं पता कि श्योर यही है क्या, वहां पे अंडरलाइन मत करना, वहां पे आगे बढ़ जाओ। अब दूसरे मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, ऐसे धड़ाधड़ ऐसे लिख देते, ठीक है। ये पांच लाइन ऐसे लिख दिया, कुछ अंडरलाइन नहीं है इसमें, बस लिख दिया। इसमें ना कोई ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है, वो ऐसा 1 मिनट देखेगा कि हाँ ठीक है, उसको अगर वर्ड्स मिल गया ना तो मार्क्स दे देगा, नहीं मिले तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है 2 से 3 लाइन्स, इससे ज्यादा का पैराग्राफ मत बनाओ। 2 से 3 लाइन हुआ, पैराग्राफ तोड़ दो, फिर 1 लाइन छोड़ के अपना आंसर लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 से 3 लाइन यहाँ तक लिखा, आपको लगा आपने एक पॉइंट कवर कर दिया, 1 लाइन छोड़ दो, फिर यहाँ से पैराग्राफ बनाओ, ठीक है। पैराग्राफ इतना बीच से मत बनाना, यहाँ से बनाना, ठीक है। फिर 1 लाइन छोड़ा, फिर ऐसे किया। इससे क्या होगा ना कि सामने वाले एग्जामिनर को अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ेगा, कि चलो 2 लाइन 3 लाइन लिखा है ना, मैं पढ़ लेता हूँ। छोटी चीज किसी को पढ़ने दोगे तो पढ़ लेगा, बड़ी चीज दोगे अचानक से तो फिर टेंशन में आ जाता है ना। तो आपको ऐसे ऐसे करके आंसर लिखना है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। ऐसे करके आपको आंसर लिख देना, थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ के। एंड अगर आप वर्ड्स लिखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हो ऑडिट इज क्या, फैंटास्टिक, अब से बोलोगे तभी तो आएगा आपको आंसर, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब देखो ऐसे आप वर्ड्स लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो बहुत चिपक चिपक के लग रहा है ना आपको, ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा गैप दे दे के लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेम थिंग मैंने लिख दिया ऑडिट, फिर थोड़ा दूर चला गया, फिर बोला थोड़ा दूर और जाता हूँ, इज फैंटास्टिक। same thing is written but in some different manner so that if examiner want to read this thing na they can read it and उसको ये कीवर्ड्स उधर मिल गए पढ़ते पढ़ते तो आपको मार्क्स दे देगा, आगे बढ़ जाएगा, बात खत्म। तो इसकी वजह से भी लोगों के मार्क्स कटते हैं कि मस्त पेपर तो पूरा दिया है, पैसा पूरा दिया है, पेपर लिखना है दम, बट इतना घाई घाई में होते हैं ना कि गैप गैप ही नहीं देते, ये गैप देते ही नहीं है, बस ऐसा लिखते फटाफट फटाफट फटाफट। अरे आपके पीछे बुलेट नहीं लगा है, ठीक है, कोई ट्रेन में सवार नहीं कि ट्रेन अभी खत्म हो जाने वाली, नहीं, 3 आवर्स है ना, शांति से पेपर लिखो, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। शांति से 3 घंटे पेपर लिखो, फिर घर जाके खाना खाना है, शांति करनी है, शांति फिर मिलेगी घर जाके आराम से, बट कब मिलेगी, जब आप यहाँ 3 घंटे में शांत रहोगे तब ना, अदरवाइज थोड़ी मिलेगा, है ना। तो पेपर रिगार्डिंग ये सारी बात है। टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू, इफ यू आर कंफ्यूज विथ वेदर टू गो विथ डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू, तो माय सजेशन इज पहले आप डिस्क्रिप्टिव पे जाओ, जो जो आंसर आपको 1 and 1 hour 10 minutes में आता है वो लिख लो पहले, तो अपने आप को थोड़ा सेफ गेम कर लो कि हाँ ना आई एम सेफ करके, फिर आप एमसीक्यू पे जाना और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना। क्योंकि क्या होगा, सपोज करो आपने पहले एमसीक्यू उठाया और आपको एमसीक्यू पूरे आउट ऑफ द बॉक्स लगे, तो आप एकदम घबरा जाओगे, डरा जाओगे, फिर यहाँ पे जो आप परफॉर्म कर सकते थे ना, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो माय सजेशन इज पहले 1-1.5 hour या फिर 1 से लेके 1 and 20 hours और आई कैन से 80 minutes। अब पहले डिस्क्रिप्टिव को दो, जो आंसर आपको आ रहा है पहले वो लिखो, क्योंकि दिमाग में याद है ना, ताजा ताजा सब है ना, तो फटाफट आंसर आ जाएगा, उसका लिख लोगे। लिखने के बाद फिर आप रिमेनिंग 40 minutes में एमसीक्यू कर लो, 30 मार्क्स के, 35 to 40 minutes में। एंड लास्ट का जो 1 hour बच गया, फिर उसको बोलेंगे हाँ जय माता दी, नहीं जय माता दी नहीं बोलेंगे, अपना दिमाग एज एन ऑडिटर बन के हम क्या कर सकते हैं वो चीजें करनी है वहां पे, हाँ, हर जगह जय माता दी नहीं करना है, ठीक है। और एमसीक्यू जब आप फील करो
तो वो पेन जो आती है आपकी, पेंसिल आती है, नॉट पेन, पेंसिल से पहले फील करना है, ठीक है। कभी कुछ गलत हो जाता है तो पेन से करोगे तो फिर रफ होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। ये पेपर के रिगार्डिंग था, पहले एमसीक्यू करना है कि कैसे क्या करना है, सिंपल, वो भी मैंने बता दिया। एंड ऐसे आपको थोड़ा पेपर लिखना है एंड हर एक लाइन आपको कीवर्ड करना है, ठीक है। वीडियो इज बिकमिंग सम लेंदी, बट आपको इस वीडियो में पूरा ऑडिट का सब मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर लिखते टाइम एंड कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखो, जब आप ऑडिट का पेपर लिख रहे हो ना, तो पहले तो ये दिमाग ठंडा रखो, एकदम शांत, खुद पे विश्वास रखना है कि जितना मैंने पढ़ा है ना वो मैं लिख के आऊँगा। पहली बात तो ये, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ी में ना गड़बड़ी होता है, हमेशा याद, ये बात याद रखो, कोई भी चीज फटाफट फटाफट करोगे ना तो गड़बड़ी होनी ही है। शांति से करोगे ना, क्या होगा, 2 नंबर कम आएंगे ना, आने दो ना, 3 नंबर तो मिलना चाहिए ना मेरे को। पता चला 2 नंबर ज्यादा लेने के पीछे आप जा रहे हो, आपको 0 मिल गया, फिर 1 मिला, तो क्या मिल रहा है आपको वो चीज करके। तो शांति से पेपर लिखो, आराम से लिखो, क्या मांगा है 2 बार पढ़ो, फिर आंसर लिखो। हम क्या करते, एक्साइटेड में अड्डा, ठीक है, आप एक्साइटेड हो जाते हो, मुझे कहीं का गाना याद आ गया, सॉरी फॉर दैट। आप एक्साइटेड हो जाते हो, आपने आंसर पढ़ा, आपको लगा अरे ये तो मुझे आता है, आता है, इतना एक्साइटेड हो जाते हो ना कि लिखते लिखते भूल जाते हो कि इसका आंसर क्या था। होता है ये वाली चीजें भी, आप लिटरली बोल रहा हूँ, ये चीजें भी होती है कि हमें आंसर याद होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम देखते अरे ये तो मुझे आता है, ले अभी अभी फटाफट लिखता हूँ, और इतना एक्साइटेड, इतना डोपामिन लेवल हिट होता है उस एग्जाम में कि 2 पॉइंट लिखने के बाद योर पेन विल स्टक एंड यू विल देन थिंक क्या था, क्या था, क्या था, यू लाइक दिस, कि क्या था उसका आंसर, क्यों नहीं याद आ रहा है, क्यों नहीं याद आ रहा, अभी तो याद था। क्यों, क्योंकि आप एक्साइट हो गए। नहीं होना है, जितना आ रहा है शांति से पेपर लिखना है, बिकॉज सी दिस इज सीए एग्जामिनेशन एंड द इंस्टीट्यूट इज नॉट टेस्टिंग योर मेमोरी पावर एंड नॉट टेस्टिंग योर ओनली द थिंग्स कि आप ऑडिट का पेपर कैसे, इट इज टेस्टिंग यू ऑल्सो। once you become chartered accountant na, there is on your shoulder there is a lot of responsibility when you're signing in statement, when you're going to present something, when you say something na, each and every words have value। तो उसके कैपेबल बनना है ना, तो कैपेबल कैसे बनोगे, जब आपका ये दिमाग शांत रहेगा तब ना। और दिमाग शांत रह के जितना अच्छे से पेपर लिख पाओगे ना, उतना आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो फटाफट जो घाई घाई होता है ना, ऐसे ऐसे घाई घाई लिखते हैं, वो नहीं होगा, शांति से लिखोगे। तो स्टार्टिंग के ना 160 to 80 मिनट एकदम शांति से पेपर लिखो, एमसीक्यू भी एकदम शांति से करो, फिर जब लास्ट का 1 आवर 40 मिनट्स 45 मिनट्स बचेगा ना, तब आपके ऊपर गेम है। तब आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा तो लिखो, लग रहा है कि नहीं तो थोड़ा दिमाग लगा के पेपर लिखो, पर क्वेश्चन फिर मत छोड़ो। ऑडिट में ट्राई करो कि लास्ट के टाइम पे जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं कर लो, एंड कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लग रहा है यहाँ पे ये ऐसे हिट होगा, आपको ऐसे भी डाउट हो रहा है ना कि अरे 2 से 3 ऐसे लगेगा, 2 से 3 ऐसे तीनों लिख दो ना, क्या जाता है, लिख दो कि ये आई थिंक द ऑडिटर शुड थिंक दिस ऐसे शुड आल्सो बी एप्लीकेबल और माइट बी इन कनेक्शन विद दिस, इन कनेक्शन विद, ऐसा लिख देने का, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ वहाँ पे वैसा, है ना, तो वो लिख के छोड़ के आ जाओ, ठीक है। दिस इज योर ऑडिट पेपर एंड ऐसे ही मैनेज होती है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। एंड सर विच बुक टू प्रिफर करके, तो फर्स्ट वन इज मॉड्यूल, बट मॉड्यूल इज अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स है, बट उतना पढ़ना इतना जाइंटी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको ऑथर्स के कोई बुक मिलता है, so there are various authors in the market, just to make sure that when you are referring to them book, the keyword should be highlighted, okay, the first thing, second thing should be the answer should be to the point करके थोड़ा थोड़ा, and if they give the थोड़ा अच्छे वे में तो और अच्छी बात है। एंड आपको चीज़ें समझनी चाहिए और कवरेज होना चाहिए, ठीक है, 90 to 95% का कवरेज होना चाहिए उनके मटेरियल में, दैट्स इट एंड दैट्स इट। और एक बात याद रखना, आपको अगर खुद एक लेवल पे आना है तो खुद आपको लिख के पढ़ना, खुद चीज़ें करनी है। आई नो द ऑडिट का वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, मतलब इतना बेसिकली तो मैं एक लेक्चर शूट कर लेता हूँ इतना में, बट मुझे लग रहा है कि सच में मुझे इस चीज़ों के बारे में आपसे डील करनी थी, आपको बताना था, तो वीडियो लंबा हो गया, बट आई विल मेक श्योर वन थिंग, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना वीडियो देख के, आपने ऑडिट का पेपर अब क्लियर कर लिया है, आपको बस अब जाके मेहनत करना है। एंड आई एम होपिंग टू द गॉड एंड द पर्सन टू whom ever you, आप जिसको भी आप मानते हो, कि आप फटाक से ऑडिट क्लियर कर लो, एंड जो चीज़ आपको रोक रही है उस चीज़ पे आप प्रोसीड कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सजेशन लग रहा है कि ऑडिट में ये, ऑडिट में वो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड लोग कमेंट आके पढ़ेंगे तो उनको चीज़ें समझ जाएगी, ठीक है। That's it for this video. If you feel this video is worthful to you, ठीक है, तो इसके बाद तो एक वीडियो आएगा ही अटैच होकर, तो वो देख लेना। एंड अगर आपको लग रहा है
कि कोई और टॉपिक इंक्लूड करना है किसी और पेपर पे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, ठीक है। वेट, just 1 minute. So thanks for watching first of all. Second thing, hope you enjoyed this video, ठीक है। ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे अपनी हार्ट एंड सोल लगा दी, ताकि ईच एंड एवरी चीज जो भी इस वीडियो में मैंने आपको कन्वे की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट? The second thing is, if you want to grab the opportunity of a regular course, the link available in the description box. आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एंड सारे क्वेश्चन बाय हैंड मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर कंसेप्ट आपको, एवरी कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, एंड टेस्ट सीरीज भी होगा, एंड आई पास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर MTPRTB भी उस कोर्स में कवर होंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका वो कोर्स अच्छे से हो जाए, एंड यू गॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर एंड द सब्जेक्ट्स आल्सो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज, if you want the video on any other topic, ठीक है, just leave a comment, I will come up with that video. Got it? And the last thing is feedback. Yes, it is very much required and it is a request. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। फीडबैक कैसे दे सकते हो? फर्स्ट थिंग, या तो आप कमेंट कर दो। सेकेंड थिंग, या तो आप गूगल फॉर्म भर दो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थर्ड थिंग, जस्ट आप इस मेल आईडी पे अपना फीडबैक दे सकते हो। So first thing is very simple, just leave a comment. Second thing, fill the Google form. Or third thing, you can just give a mail on this mail ID. And finally is nothing but like this video, share this video and subscribe the channel for more such useful video to make you ahead in your journey. And best, Sri Krishna Gupta, just give your best. आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बस जस्ट गिव योर बेस्ट। टिल देन, श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। फिर मिलेंगे दोबारा। सी यू सून।